गोनू झा का हास परिहास और अपने कारनामों से लोगों को शिक्षा देने की प्रकृति केवल मिथिला नरेश के दरबार तक सीमित नहीं थी। वे अपनी कारगुजारियों से अपने सगे संबंधियों और इष्ट मित्रों को भी सबक देते रहते थे। एक बार उनकी चपेट में उनकी पत्नी भी आ गई। हुआ यूं कि एक दिन शाम ढले गोनू झा एक भोज में शरीक होने के लिए घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। गुलाबी रंग से रंगी धोती, रेशम का कुर्ता पहनकर लट्ठे का गमछा कंधे पर रख गोनू झा आईने के सामने खड़े होकर अपने को निहारते हुए अपनी मूछें संवार रहे थे। तभी उनके कमरे में उनकी पत्नी आ गई। गोनू झा को इस तरह सजते संवरते देखकर पंडिताइन ने दिल्लगी की, लग रहा है कि किसी को रिझाने की तैयारी हो रही है। गोनू झा मुस्कुराए और कहा, ठीक समझी, जरा कनौसी निकाल के ले आओ। कान में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक जेवर, कान सूना लग रहा है। पंडिताइन ने कहा, अरे पंडित जी, भोज भात से रात बेरात लौटना होगा। गांव में चोरों चक्कों की कमी नहीं है। कनौसी पहनने की क्या जरूरत है? आधा भरी सोने की कनौसी है। जमाना खराब है, कहीं किसी उचक्के की नजर खराब हो गई तो? गोनू झा को पंडिताइन की यह शंका अच्छी नहीं लगी। उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, जाकर कनौसी लाओ। अब तो कनौसी पहनकर ही जाऊंगा और हमेशा पहने रहूंगा। तुम्हें मेरी नहीं, आधा तोले सोने की फिक्र है। यही तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह है। तुम्हें यह चिंता नहीं कि रात के अंधेरे में कहीं मुझे दरबार से लौटते समय सांप बिच्छू न डस ले। चिंता है आधा तोले सोने की? पंडिताइन ठगी सी रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि गोनू झा उसकी सलाह का ऐसा अर्थ निकालेंगे। उसने लाड भरे स्वरों में गोनू झा से कहा, आपकी चिंता क्यों नहीं है? सांप बिच्छू डसे आपके दुश्मन को, आप रहेंगे तो बहुत सोना आ जाएगा। सोना आपसे बढ़ के कैसे हो सकता है कि मैं सोने की चिंता करूं? यह लीजिए कनौसी, पहन लीजिए। मैंने तो यूं ही आपको सचेत करने के लिए कहा था कि दिन दुनिया ठीक नहीं। गोनू झा ने बीच में ही पंडिताइन की बात काटते हुए कहा, हा, समझ गया। अब तुम्हें दिखा के मानूंगा कि तुम्हें मेरी चिंता है या कनौसी की। गोनू झा की आवाज में तलखी भापकर पंडिताइन चुप रह गई। गोनू झा ने अपने कानों में कनौसी डाली और चल पड़े भोज खाने। देर रात सकुशल लौट आए। आम रातों की तरह उस रात पंडिताइन सोई नहीं, जागकर गोनू झा की प्रतीक्षा करती रही। पंडिताइन की मंशा थी कि वह गोनू झा को दिखाए कि वाकई वह गोनू झा की चिंता करती है। मगर गोनू झा तो गोनू झा थे। उन्होंने कमरे में प्रवेश करते ही कहा, लो देख लो, दोनों कान में कनौसियां सुरक्षित है। अब जाओ और चैन से सो जाओ। पंडिताइन गोनू झा की बात सुनकर भौचक रह गई। कहा तो वह अपना पति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए जागरण मंत्र का सहारा लिया था, और कहा उसकी चेष्टा गोनू झा की दृष्टि में कनौसी प्रेम बनकर उभरा। बेचारी पंडिताइन से कुछ भी कहते नहीं बना और वह जाकर सो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गोनू झा प्रायः अपनी पत्नी को कहीं से भी लौटकर यह कहते हुए छेड़ते, देख लो, कनौसी सुरक्षित है।
बेचारी पंडिताइन उनके कटाक्ष से मर्माहत होती और अपने को मन ही मन कोसती कि न जाने किस मुहूर्त में उसके मुंह से कनौसी वाली बात निकल पड़ी। एक दिन सुबह में गोनू झा बिस्तर से नहीं उठे। पंडिताइन उन्हें जगाने आई तो पाया कि उनका शरीर अकड़ा हुआ है। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब गोनू झा नहीं जगे तब वह बिलख बिलख कर विलाप करने लगी। आसपास के लोग जुटे। सबने गोनू झा के अकड़े पड़े शरीर का अवलोकन किया और सबने मान लिया कि गोनू झा गोलोकवासी हो गए। द्रवित कर देने वाले क्रंदन से गोनू झा के अंतिम संस्कार की तैयारी जल्दी करने की जरूरत बताई और रोने वालों को समझाया कि दुनिया में जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। कोई पहले जाता है तो कोई बाद में। अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के पहले मृतक के शरीर का स्नान कराने और चंदनादि का लेपन करने की जब रीति निभाई जा रही थी तब बिलखती, विलापती, सुबकती पंडिताइन भी वहीं थी। जब स्नान के बाद गोनू झा के शरीर पर कफन डाला जाने लगा तब पंडिताइन सुबकती हुई बोली, अरे देखो, उनके कान में अभी भी कनौसी है, उसे खोल के दे दो। पंडिताइन के मुंह से ये बातें निकली ही थी कि अचानक एक झटके के साथ गोनू झा उठ के बैठ गए और उन्हें नहलाने वाले चकित और किंकर्तव्य मूड से हो गए। गोनू झा ने बैठे बैठे ही हाक लगाई, क्यों पंडिताइन, कनौसी चाहिए? और पंडिताइन का आह्लादित हो रहा मन उमंग और उल्लास प्रकट करने का अवसर दे, उससे पहले ही गोनू झा की बात से वह शर्म से गड़ी सी जा रही थी। जब गोनू झा को एहसास हुआ कि परिहास का परिणाम उनके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित भी कर सकता है, तब उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे पंडिताइन, शरीर नाशवान है, मिट जाता है। पदार्थ अविनाशी है, टिका रहता है, चाहे जिस रूप में टिके। तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया, न अनुचित कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। पंडिताइन गोनू झा से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। गोनू झा का पड़ोसी था राम खिलौना। ब्राह्मण कुल में जन्मा था किंतु आचरण से शूद्र। उसके पिता ने उसे पढ़ाने लिखाने की बड़ी कोशिश की किंतु वह गुरुकुल आने के स्थान पर गाछी में इस पेड़ से उस पेड़ चढ़ता उतरता रहता। गांव में उसके जैसे और भी बच्चे थे। लहरागिरी करने, धमाचौकड़ी करने, धींगामस्ती करने में पूरा दिन गुजार देता। इसी तरह वह बड़ा हुआ था। न तो खेत खलिहानी का काम जानता था और न गाय गोरू का लालन पालन। जब तक उसके पिता जीवित रहे तब तक उसे भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ी, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसकी हालत पर तरस खाकर गांव के लोगों ने उसकी मदद भी की, लेकिन कोई कितने दिनों तक किसी की मदद कर सकता है। एक बार बारिश नहीं होने के कारण गांव में सूखा पड़ा तो राम खिलौना की हालत और खराब हो गई। संयोग की बात थी कि उन्हीं दिनों गोनू झा का हरवाहा विप्ता बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार हुआ। ठीक तरह से दवा दारू नहीं कराने के कारण बुखार ने अपना स्वभाव बदला। वैद्य ने बताया कि उसे मियादी बुखार है, कम से कम 21 दिन लगेंगे। बुखार ठीक होने के बाद भी परहेज से रहना होगा और अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना होगा। निरोग होने के बाद जब वह फिर से तंदुरुस्ती हासिल कर ले तब चाहे जो करे। विप्ता के बीमार होने से गोनू झा की परेशानी बढ़ गई थी।
एक और तो दरबार जाना पड़ता था सही समय पर, दूसरी ओर उनके बथान में बंधी गाय बछड़ों बैलों की देखभाल थी। खेत की तमाई निराई का अलग झंझट था। गोनू झा का भाई भोनू झा मनमौजी था। मन आया तो किसी काम में हाथ बंटा दिया, नहीं तो अपनी मस्ती में गांव में मटर गश्ती करता फिरता। पंडिताइन बथान के काम में गोनू झा का हाथ जरूर बंटा देती थी, मगर गाय बछड़ों के लिए कुट्टी काटना, घास काटना, सानी पानी तैयार करना, गाय बछड़ों को नहलाना, दूध दूहना, गोबर से गोईठा थापना, थान से जुड़े इतने काम थे कि अकेले पंडिताइन संभाल ही नहीं सकती थी। आखिर घर का काम भी तो उसी पर निर्भर था। वह सुबह में सबसे पहले जागती, नहा धोकर पूजा करती। वह जब जलपान तैयार कर रही होती तब जाकर कहीं गोनू झा की नींद खुलती। फिर शुरू होती बात बात पर पंडिताइन की पुकार। गोनू झा अढ़ाते, पंडिताइन उसे पूरा करती। गोनू झा के दरबार जाने तक पंडिताइन को दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती। फिर घर में कुटाई पिसाई, गंदे कपड़ों की धुलाई, चौका बर्तन, समय कैसे गुजर जाता पता ही नहीं चलता। विपता था तो बथान की जिम्मेदारी से गोनू झा और पंडिताइन मुक्त थे। खेत खलिहान की भी उन लोगों को चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अभी 2 दिन से विपता नहीं आ रहा था तो गोनू झा के बथान, घर, खेत खलिहान सबके काम आधे अधूरे ही हो पाते। पंडिताइन कहती विपता था तो पता ही नहीं चलता था कि काम कैसे हो गया। ठीक ही कहा गया है कि आदमी के नहीं रहने पर ही उसके गुणों की पहचान हो पाती है। घर में बढ़ती परेशानी और सूखे के असर से पैदा हुए चारा के अभाव से गोनू झा परेशान हो गए। पता नहीं विपता कहाँ से हरी हरी घास लेकर आता था। उसने कभी सूखा का रोना नहीं रोया। उधर सूखे की मार ने राम खिलौना को भी त्रस्त कर रखा था। पहले गांव के लोग तरस खाकर उसे रोटी तरकारी खिला भी देते थे, लेकिन सूखे की आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। ऐसे में वे खुद अपनी रोटी के लिए दूसरों का मुंह ताकने पर मजबूर थे। गरज यह कि राम खिलौना का भी जीना मुहाल हो रहा था। एक दिन शाम को गोनू झा दरबार से लौट रहे थे तो उन्हें राह में राम खिलौना मिल गया। उन्होंने सोचा कि क्यों न राम खिलौना को बथान के काम में लगा दिया जाए। जब तक विपता स्वस्थ होकर आएगा तब तक राम खिलौना बथान का काम संभाल लेगा। विपता के आने पर देखेंगे कि राम खिलौना को कौन सा काम दे। उन्होंने राम खिलौना को रोका, पास बुलाया, उसका कुशलक्षेम पूछा और जब राम खिलौना ने अपनी बदहाली का रोना रोया तो गोनू झा ने उसे बथान का काम संभालने के लिए कहा। बदले में 2 जून खाना के अलावा कुछ पैसा देने की भी बात हुई। राम खिलौना जो जीवन भर लहेरा की तरह रहा था, पहली बार जीवन में गंभीर होकर काम करने की कोशिश में जुट गया। एक तो पंडिताइन का स्वभाव, दूसरा गोनू झा का व्यवहार उसे इतना अच्छा लगने लगा कि उसके काम टालने, अहमक की तरह जीने और दूसरों से मांग-चांग कर खाने की प्रवृत्ति में आमूलचूल परिवर्तन हो गया और 2-3 दिनों में ही उसने बथान का काम संभाल लिया। गोनू झा निश्चिंत हुए। पंडिताइन ने संतोष की सांस ली। विपता का बुखार 1 महीने से ज्यादा रहा। उन दिनों व्याधिग्रस्त व्यक्ति को बुखार रहते भोजन कदापि नहीं दिया जाता था।
बुखार उतरने के बाद भी विप्ता की हालत जर्जर थी। किसी का सहारा लेकर बिस्तर से उठता और कोई सहारा देता तो बिस्तर पर लेट पाता। 8-10 कदम चलता कि हांफने लगता। गोनू झा जब भी समय मिलता उसे देखने चले जाते, उसके पथ्य की व्यवस्था करते और लौट आते। विप्ता की हालत ऐसी नहीं थी कि 2-3 महीने से पहले ठीक हो जाए। बथान का काम राम खिलौना ने संभाल लिया था, इसलिए गोनू झा चाहते थे कि विप्ता पूरी तरह ठीक हो जाए तभी काम पर लौटे। उधर राम खिलौना का मन पूरी तरह काम में रम गया था। उसे लगता कि काम ही क्या है, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम मन लगा के काम कर लिया जाए तो पूरे दिन मटर गश्ती की छुट्टी। मटर गश्ती करते हुए जहां हरी घास दिख जाए गढ़ लिया और लौट आए। दिन में भी भर पेट भोजन और रात में भी पेट भर भोजन। खाना कहाँ से आएगा इसकी कोई चिंता नहीं। अब किसी से रोटी मांगने की कल्पना से भी शर्म आती राम खिलौना को। महीने भर में ही गोनू झा और पंडिताइन के साथ रहते हुए राम खिलौना के सोचने का तरीका बदल गया था। उसका स्वाभिमान जाग गया था। गोनू झा ने भी देखा कि राम खिलौना पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने सोचा कि विप्ता आ जाए तो उसे बथान के काम में लगा देंगे और राम खिलौना को खेत खलिहान की जिम्मेदारी सौंप देंगे। लड़का मेहनती है, जल्दी सीख जाएगा खेत खलिहान का काम भी। विप्ता अभी बीमारी से उठा है, उसे खेत पथार का काम देना ठीक नहीं होगा। जब विप्ता पूरी तरह स्वस्थ होकर गोनू झा के घर आया तब गोनू झा ने राम खिलौना से खेत का काम संभालने और बथान का काम विप्ता को सौंप देने को कहा तो राम खिलौना के पाँव के नीचे से मिट्टी खिसकती महसूस हुई। वह बथान के काम में पूरी तरह निपुण हो गया था, अपना काम पूरे मनोयोग से करता था। पंडिताइन को चाची चाची कहता था लेकिन माँ की तरह सम्मान देता था। उसे समझ में नहीं आया कि उससे कहाँ भूल हो गई कि गोनू झा उसे बथान के काम से हटाकर खेत पथार का काम संभालने को कह रहे हैं। उस समय तो वह चुप रहा मगर दूसरे दिन उसने गोनू झा से कहा कि वह खेत का काम नहीं करेगा। उसे मेहनताने के रूप में गोनू झा एक गाय दे दे तो वह उसकी सेवा करते हुए अपनी रोटी भी जुटा लेगा और गाय की सेवा का लाभ भी उसे मिलेगा। आखिर ब्राह्मण कोई निखित काम तो कर नहीं सकता ना। गोनू झा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की मगर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। गोनू झा उसे खेती किसानी का महत्व समझाते रहे। उत्तम खेती, मध्यम वान, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। लेकिन राम खिलौना क्षुब्ध था। उसे बस इतना लग रहा था कि गोनू झा बथान के काम से उसे अकारण हटा रहे हैं और खेत में बैल की तरह जोत रहे हैं। वह अपने को तिरस्कृत महसूस कर रहा था और इस कारण क्षुब्ध था। गोनू झा उसके मनोभाव को अच्छी तरह समझ रहे थे। उसमें आए सकारात्मक बदलाव से वे प्रभावित भी थे, लेकिन विप्ता को काम देना जरूरी था। 10 साल का था विप्ता तब से उनके घर टहल टिकोला में लगा था। बिल्कुल घर के सदस्य की तरह हो गया था विप्ता। जब राम खिलौना की जिद बनी रही तब गोनू झा ने उससे कहा ठीक है, तब गाय नहीं एक बछिया ले जाओ, जाओ बथान में चुन लो।
राम खिलौना बोला, बछिया मतलब गाय की बच्ची, हम लेके क्या करेंगे? तब गोनू झा ने कहा, यदि तुम्हें बछिया इसलिए नहीं चाहिए कि वह गाय की बच्ची है, तो बथान में जाओ और जिस गाय की बच्ची न हो उसे ले जाओ। राम खिलौना के साथ गोनू झा बथान में आए और राम खिलौना से बोले, जाओ चुन लो। राम खिलौना ने एक सुंदर सी गाय की पीठ पर हाथ रखा तो गोनू झा ने पूछा, क्या यह ऊंट की बच्ची है? राम खिलौना को बात समझ में आ गई। जो भी गायें थी सभी तो कभी बछिया ही थी। उदास होकर राम खिलौना बथान में एक से दूसरी गाय के पास जाता और उसे प्यार से सहलाता। गाय उसे चाटती। गोनू झा ने देखा कि बथान की सारी गायें राम खिलौना के स्पर्श से पुलकित हो जाती थी। उन्होंने राम खिलौना से कहा, मैंने तुम्हें यह थोड़े ही न कहा था कि तुम बथान में आओ ही नहीं। अरे पगले, विप्ता बीमारी से उठा है, खेत नहीं जा सकता, इसलिए खेत की बात तुम्हें कही थी। राम खिलौना के चेहरे से उदासी के भाव हट गए। उसके चेहरे की रंगत लौट आई और उसने एक गाय का सिर सहलाते सहलाते उसे चूम लिया। गोनू झा मुस्कुराते हुए बथान से बाहर निकल गए। राम खिलौना भी उनके पीछे पीछे आया और बोला, पहले सामने वाले खेत में हाथ लगाते हैं पंडित जी। गोनू झा मुस्कुराए और उसका कंधा थपथपाते हुए बोले, तुम्हारा काम है, जैसे करो, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। अपनी गाय बछिया पर भी नजर रखना। राम खिलौना को मानो सारा जहां मिल गया। गोनू झा वहां से चले गए और राम खिलौना बथान में एक गाय की पीठ सहलाने लगा।